आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में मानसून ने दी दस्तक, रिमझिम बारिश का सिलसिला रहा जारी। बढ़ती गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। संस्कारधानी में उपभोक्ता फोरम की ई हियरिंग की हुई शुरुआत। अब ऑनलाइन होगी सुनवाई। राजनांदगांव बना प्रदेश का चौथा जिला। पशुधन विभाग की लापरवाही पर भड़के गौ सेवक। मोबाइल यूनिट होते हुए भी सेवा से नदारद, विभागीय लापरवाही पर उठे सवाल। चोरों के निशाने पर धार्मिक आस्था। कुरूद के प्रसिद्ध चंडी मंदिर में बड़ी हुई चोरी, पुलिस के हाथ अभी भी खाली। चुरिया में मासूम की मौत के बाद जागा प्रशासन, अब लोहे के होंगे सूचना बोर्ड। जनपद पंचायत ने लिया बड़ा फैसला। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर से, जहां राजनांदगांव जिला उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश का चौथा ऐसा जिला बन गया है जहां उपभोक्ता फोरम में ई हियरिंग यानी कि ऑनलाइन सुनवाई की शुरुआत की गई है। अब जिले के उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए फोरम में बार बार आने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे और सुनवाई में शामिल भी हो सकेंगे। इस नई प्रणाली की औपचारिकता शुरुआत प्रदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मूर्ति के द्वारा की गई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला उपभोक्ता फोरम के पदाधिकारी और वकीलगण उपस्थित रहे। वहीं ई हियरिंग से न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी। बता दें कि इससे पहले यह सुविधा राज्य के 3 अन्य जिलों रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में शुरू की जा चुकी है। आज राजनांदगांव उपभोक्ता आयोग के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज 24 जून को हमारे प्रदेश अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौड़िया जी द्वारा बिलासपुर आयोग से ई हियरिंग का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजनांदगांव आयोग के अध्यक्ष श्री प्रशांत कुंडू जी ने ई हियरिंग की महत्ता को प्रकाशित किया और सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार व्यक्त किया और उपस्थित सभी लोग को शुभकामनाएं दी कि ई हियरिंग से हम पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी ई हियरिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। पक्षकारगण और अधिवक्ता भारत के किसी कोने से या अपने घर से अपने प्रकरणों की सुनवाई ई हियरिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इस अवसर पर एक प्रकरण का निराकरण ई हियरिंग के माध्यम से हमारे माननीय जिला आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू जी की अध्यक्षता में सुनवाई की गई और उसके निर्णय को सुरक्षित रखा गया है और द्वितीय हाथ में उसके निर्णय का आदेश पारित किया जाएगा। और ई हियरिंग का जो शुभारंभ जो है न्यायमूर्ति श्री गौतम चौड़िया द्वारा फीता काटकर बिलासपुर से ही इसका शुभारंभ किया गया और यह प्रदेश में चौथा जिला हो गया जो ई हियरिंग के माध्यम से जुड़ गया। और श्री न्यायमूर्ति श्री गौतम चौड़िया जी ने बताया कि यह पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम राज्य होगा जिसमें आयोग जो है ई हियरिंग के माध्यम से जुड़ रहा है। और राजनांदगांव के अधिवक्ता और पक्षकारगणों के लिए यह एक शुभ घड़ी है और अच्छा अवसर है कि वे न्याय के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक न आकर भी वे अपने घर से या जहाँ कहीं भी हैं वो इसकी सुनवाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे ही मौसम सुहाना हुआ है, लोग रेनकोट पहनकर और छाता लेकर घर से निकलते नजर आए हैं। मौसम विभाग के अनुसार यह बताया जा रहा है कि आज दिन भर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। किसानों के लिए यह बारिश बेहद फायदेमंद मानी जा रही है क्योंकि इससे खरीफ की फसलों की बुआई में तेजी आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ का नाम अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर एक बार फिर से रोशन होने जा रहा है, जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव की बालिका बास्केटबॉल टीम को सिंगापुर में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित DNA राइजिंग स्टार आमंत्रण बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
आपको बता दें कि यह टूर्नामेंट 24 जून से 29 जून तक आयोजित होगा और इसका आयोजन NBA सिंगापुर द्वारा किया जा रहा है। स्कूल के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि यह उपलब्धि न केवल DPS पब्लिक बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। बता दें कि टीम की पूरी यात्रा का खर्चा BNA के द्वारा उठाया जा रहा है, जबकि स्कूल प्रबंधन के द्वारा खिलाड़ियों को अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गेंदाटोला पुलिस ने नशा मुक्त भारत पखवाड़े के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम पुरानिक मंडावी बताया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आदेश के अनुसार जेल भेज दिया है। इस पूरी कार्यवाही को पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में अंजाम दिया गया है। छुरिया जनपद के ग्राम सड़क चिरचारी में हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल 5 वर्षीय मासूम की मौत के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और जनपद पंचायत ने निर्माण कार्यों में नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब सूचना पटल ईंट या सीमेंट के नहीं बल्कि लोहे के लगाए जाएंगे। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही परिवार को तत्कालिक सहायता के रूप में 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। जनपद पंचायत के CEO ने इस घटना को लेकर तत्काल बैठक बुलाई है और निर्देश दिया है कि अब सूचना बोर्ड की जगह केवल लोहे के बोर्ड बनाए जाएंगे। धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक में स्थित प्रसिद्ध चंडी माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मंदिर में घुसकर चोरों ने माता के आभूषण चोरी कर लिए हैं, साथ ही दान पेटी में रखे पैसे भी अपने साथ लेकर गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह मंदिर कुरुद पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। आपको बता दें कि पिछले ही दिनों नेशनल हाईवे पर स्थित छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर में भी चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें अब तक पुलिस को कोई भी ठोस सुराग नहीं जुटा पाई है। फिलहाल कुरुद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिर भी लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से शहरवासियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये हमारे कुरुद की आराध्य देवी माता है। पूरे कुरुद नगर की आस्था के प्रतीक के रूप में है चंडी माता का मंदिर, जिसमें अभी दरमियानी रात में मुश्किल से 50 मीटर पुलिस थाना से दूरी में ये मंदिर स्थित है और घनी आबादी के बीच में। इसमें बहुत बड़ा चोरी का अंजाम कल रात में दिया गया है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि अब भी जस्ट कुछ दिन पहले काली मंदिर में भी चोरी हुआ, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक्टिव नहीं हुई, ना गश्त नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद फिर से यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर मुश्किल से सप्ताह भर के अंदर में फिर से दूसरी चोरी हमारे दूसरी मंदिर में हुई। दोनों फेमस मंदिर है, काली मंदिर और चंडी मंदिर, और दोनों मंदिर पर टारगेट किया गया एक हफ्ते के अंदर। लेकिन पुलिस प्रशासन को यहीं पर से भी इस चीजों का कोई तैयारी नहीं उनके पास, ना यहाँ पर कैमरा सही है, जबकि प्रशासन के अधीनस्थ में है ये मंदिर। कलेक्टर इसका केयर टेकर है और कलेक्टर के अकाउंट में करोड़ों रुपया इस मंदिर के नाम से पैसा यहाँ पर है, लेकिन कैमरा दुरुस्त नहीं है। और कैमरा का जो टाइम डेट और जो बना हुआ है वो 25 साल पहले का बना हुआ है। तो सारे चीजों को समझ में आता है कि ये प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन के अधीनस्थ में सब है। यहाँ पर सुरक्षा के नाम से देखा जाए तो जो मेन गेट है चारों तरफ से खुला किया गया है, गेट नहीं है और सामने गेट लगाते हैं, लेकिन कोई भी कूद करके जा सकता है अंदर में। जांच करके इस वो कार्रवाई होना चाहिए और दोषी व्यक्तियों के ऊपर विशेष करके खास करके जो शासन प्रशासन के लोग इसको जो लापरवाही किए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। कुरुद के चंडी मंदिर में चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। एक अज्ञात चोर ने माता रानी के कुछ गहने जेवर, सोने चांदी के आभूषण, चरण पादुका वगैरह की चोरी की है। CCTV फुटेज में प्राप्त हो गया है। हम लोगों ने साइबर की टीम को, फॉरेंसिक की टीम को, डॉग स्क्वाड को एक्टिव कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। होपफुली हम बहुत जल्दी चोर को पकड़ लेंगे। नहीं, अब उसमें तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग CCTV वगैरह फुटेज खंगाल रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बोल पाऊंगी मैं। क्या लगता है चोरी किया है, चोर वही हो सकता है? हाँ, हम लोग दोनों फुटेज अभी मैच करवा रहे हैं। जैसे ही कोई क्लू मिलता है हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। खबर है बेमेतरा से, जहां सिंघोरी वार्ड में गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि साफ पानी के अभाव से 4 से 5 लोग
बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर वार्ड नंबर 13 और 14 के पार्षदों ने वार्डवासियों के साथ मिलकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र में पुरानी और जर्जर लोहे की पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है, जो जगह जगह से लीकेज हो चुकी है, जिसकी वजह से नालियों का गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा है। बार बार आवेदन और आग्रह के बावजूद ना तो पाइपलाइन बदली गई है और ना ही वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आज से 15-20 दिन पहले से हमारे वार्ड में 15, 16, 12, 13, 14, 16 सभी वार्ड में गंदा पानी आ रहे हैं। उस पानी को लेके मैं अधिकारी से खुद मुलाकात किया हूँ, जानकारी दिया हूँ। उसके बावजूद अभी तक अधिकारी कोई प्रकार के उसमें काम नहीं किया है और जाते हैं हम लोग तो बोलता है कि मैं दिखवा रहा हूँ करके। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। और यहाँ तक मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया हूँ कि भैया वहाँ हमारे वार्ड में गंदे पानी आ रहे हैं, उसको दिखवा दो करके। अभी तक से कोई निराकरण नहीं किया गया है और हम वार्डवासी बहुत परेशान हैं। बहुत गंदा पानी आ रहा है। कुछ लोग तो बीमार भी पड़ चुके हैं, जिसको इलाज करा रहे हैं हम लोग। तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। समस्या मिले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पानी के खूब घोर संकट रही से जेकर से टैंकर के माध्यम से चाहे हमारे ट्रैक्टर के माध्यम से पानी की सप्लाई हुई से अभी एक समस्या हुआ गया कि नल में गंदा पानी आते, इतना ज़्यादा गंदा पानी आते कि नाली के पानी आते, बहुत बदबूदार पानी है, जेखन से लोगन के स्वास्थ्य ऊपर खिलवाड़ हुआ थे। ये समस्या लगातार 15 दिन से हो गए है। एकर कोई देखने वाला नहीं है। कैसे एकर निराकरण हुए? लोगन के स्वास्थ्य के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ थे, लोगन बीमार पड़ जाते, हैजा होने की संभावना है। ये गंदा पानी से लगातार पानी की समस्या बने हुए है। तो आप वार्ड पार्षद और वार्डवासी के साथ या फिर नगर पालिका अधिकारी से बात करें? लगातार समस्या देखते हुए आज वार्डवासी इकट्ठा हुए, गंदा पानी लेके बॉटल से आए, अपन बाल्टी लेके आए। एकर निराकरण नहीं होते तब ये वार्ड के जनता ला आज बाहर निकले पड़ गए, नगर पालिका तक जाल पड़त है। क्या वजह हो सकती है? वजह यह है कि कहीं यहाँ प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं देवत है। नाली पानी ही आते बोर नल में, ऊपर कोई लीकेज है या फॉल्ट है कहीं, उला देखा जाए, उसका निराकरण करा जाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के धार्मिक और पर्यटन नगरी डोंगरगढ़ में एक बार फिर ट्रैफिक अव्यवस्था के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया है, जहां एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त दुकान खाली थी, वरना यह घटना एक बड़े जान माल के नुकसान में बदल सकती थी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। यह घटना कोई पहली नहीं है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बाईपास मार्ग की मांग वे पिछले कई वर्षों से कर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पर बाईपास की मांग को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार हादसे के बाद केवल नारेबाजी ही होती है या फिर बयानबाजी ही की जाती है, लेकिन कोई ठोस योजना या कार्यवाही नहीं होती है। राजनांदगांव शहर में एक बार फिर गौ रक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पशुधन विकास विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गौ सेवकों का कहना है कि विभाग को शासन की ओर से मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराया गया है ताकि शहर में कहीं भी बीमार या घायल पशुओं का त्वरित उपचार किया जा सके, लेकिन यह वाहन कहीं भी नजर नहीं आता है। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने पशु विभाग प्रभारी से मुलाकात कर चर्चा की। उन्होंने बताया कि विभाग के कुछ वेटनरी डॉक्टर गौ सेवकों के साथ मिलकर इलाज में सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी रहते हैं जो इन कार्यों से बचते नजर आते हैं। वहीं गौ सेवकों ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग के डॉक्टर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते हैं, जिससे बीमार और घायल पशुओं को समय पर उपचार नहीं मिल पाता है। वहीं कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाएगा तो वे शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे।
पूरे प्रदेश भर में पशु सुरक्षा को लेकर के तमाम संगठन भी बने हुए हैं। गौ रक्षक भी है, गौ सेवा दल भी है और अनेकों संगठन है। ये सारे के सारे संगठन जो है वो जो मवेशी होते हैं, जो गौ रक्षक जिन्हें कहा जाता है, जो अपना सभी तरफ के काम धाम को छोड़ करके वो गायों की सुरक्षा करते हैं। कहीं सड़क दुर्घटना हो जाए, कहीं बीमार हो जाए, कहीं और कुछ गायों से संबंधित कोई बीमारी हो जाए तो उनकी सुरक्षा को लेकर के गौ रक्षक लोग ग्राउंड जीरो पर आते हैं। लेकिन अभी जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट का कंपोजिट बिल्डिंग है और इस कंपोजिट बिल्डिंग में हमें एक चीज दिखाई दे रही है जो कि आप लाखों की लागत से सरकारी विभाग को जो गाड़ी दी जाती है ताकि इस गाड़ी में पशु विभाग जो है वो जा करके अपनी सुरक्षा दल की टीम को ले जा करके जो गाय है जो सड़क दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं और उनके इलाज के लिए इस गाड़ी के माध्यम से उन विभाग के कर्मचारियों को जाना होता है। तो ये जो गाड़ी है पूरे शहर भर के 51 वार्डों के लिए दी जाती है ताकि पूरे शहर भर में अगर किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कृत्य नजर में आते हैं या कोई दुर्घटना जो गायों की दुर्घटना को लेकर के सामने नजर में आते हैं तो इसमें जाया जाता है। मगर अब सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं कि अभी इस चीज में हम दिखाना क्या चाह रहे हैं। अभी हमारे साथ में राजनांदगांव के गौ रक्षक लोग हैं और ये लोगों का भी कुछ आरोप है। आखिरकार देखा जा रहा है गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है तो क्यों खड़ी हुई है, काफी सारे सवाल हैं जिसको लेकर के आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। जी आपका शुभ नाम बताएंगे और क्यों आज यहाँ पर कंपोजिट बिल्डिंग के नीचे में आ रहा हुआ है? मैं राहुल बलदेव मिश्रा, बजरंग दल राजनांदगांव का जिला संयोजक हूँ। हम लोग अभी 2-3 दिन पहले कलेक्टर साहब से भी मिले थे कि यहाँ के पशु विभाग द्वारा हमको हमारे गौ रक्षा मतलब गौ माता है जहाँ पर चोट लगती है उसके लिए हमारे गौ सेवकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रशासन की तरफ से उतना हेल्प नहीं मिल पा रहा है। जैसे मोबाइल यूनिट है मगर उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि 51 वार्ड में कहीं पर ये मोबाइल यूनिट जाके इलाज कर रहा हो। तो हम शासन से हम निवेदन करेंगे कि ये मोबाइल यूनिट को सक्रिय करें ताकि हमारे जो बजरंगी लोग हैं, ये गौ सेवक है जो दिन रात एनी टाइम गौ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उनको सहायता मिल सके। और एक चीज देख रहे हैं हम लोग कि हमारे गौ सेवक तो लगभग जितने भी गौ संबंधी समस्या आते हैं उसका निराकरण करते ही है मगर इनको सहायता नहीं मिल पा रही है पशुधन विभाग का। तो निवेदन करना चाहूंगा कि पशुधन विभाग इस पर हमें सहायता करे, नहीं तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार बैठा है। शासन की तरफ से गाड़ी विभाग को दी जाती है, अब गाड़ी के साथ साथ में हेल्पर दिए गए, ड्राइवर दिए गए, चिकित्सक दिए गए, तमाम लोग दिए गए। अब जब गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है तो फिर उनके तनख्वाह कहाँ से निकल जा रहे हैं? वेटनरी विभाग का आधा कार्यभार तो हमारी टीम ने संभाल के रखा हुआ है, जो जिले में शहर में हर वार्ड में घूम घूम के कार्य करती है। जब इनके पास कोई केस आता है दुर्घटनाग्रस्त हो या कोई भी किसी भी प्रकार का पशु से रिलेटेड तो हमारी टीम जाके तत्पर इलाज करती है। इनसे पहले पहुंच जाती है हमारी टीम। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो गाड़ी है आज तक राजनांदगांव में किसी ने नहीं देखा होगा कि वेटनरी विभाग के पास में एक ऐसी भी कोई सुविधा उपलब्ध है। ये एकदम हिडन तरीके से यहाँ पे खड़ी हुई है जो घूम के ना तो आज तक इलाज कर पा रही है, ना इसके कर्मचारियों का नंबर किसी को दिया गया है, ना ही ये गाड़ी आती है। और खासकर वेटनरी विभाग से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो वेटनरी विभाग के अधिकारी हैं वो अपना ड्यूटी शेड्यूल और टाइम जो निर्धारित करके रखे और जो उन्होंने वार्ड बांट के रखा है कि ये आपका वार्ड है, ये मेरा वार्ड है, ये उसका वार्ड है, उस पर विशेष तौर पे वो ये निर्धारित करे कि पूरे दिन भर वहाँ पे इलाज हो और ये नंबर पूरे वार्डों में सारे पार्षद को, सारे लोगों को, सबको दिया जाए जिससे आज से अच्छी व्यवस्था का सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। तो जैसे आप आरोप लगा रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो इस गाड़ी के डीजल पेट्रोल की व्यवस्था कहाँ से होती होगी, इनके ड्राइवरों की पेमेंट की तनख्वाह की व्यवस्था कहाँ से होती होगी, जो वेटनरी विभाग के और जो कर्मचारी है जो कि फाइलों में तो बता देते होंगे कि हमने यहाँ गए वहां गए, तमाम जगह का नाम मेंशन कर देते होंगे, लेकिन वहीं आप लोग बता रहे हैं कि ये इस गाड़ी को आज तक के शहर के किसी भी लोगों ने वहां पर चिकित्सा को लेकर के नहीं देखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी सरकारी विभाग का है वो हमारे आमजन के जैसे तो टैक्स के लोगों से पैसा वहाँ उनको सैलरी मिलती है। मैं चाहूँगा कि जितना अच्छा से अच्छा उपयोग किया जा सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा साथ में मिल के सभी पशु पक्षियों का इलाज किया जा सके, कोई भी बीमारी या दुर्घटना के कारण रोड पे ना खत्म हो। तो सरकारी विभाग से यही मेरा अनुरोध है
कि साथ में मिल के और अपने ड्यूटी टाइम को बढ़ा करके जल्दी से जल्दी इलाज की व्यवस्था की जाए। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल खड़े हो रहा है पशु विभाग के लिए, जो कि शासन के द्वारा इनको विभागीय स्तर पर गाड़ी दी जाती है। अब गाड़ी तो दे दिए जाते हैं, मगर वहीं पर उनके लिए हेल्पर, ड्राइवर, कंडक्टर, तमाम तरीके के पद में और भी लोगों की नियुक्ति दी जाती है। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये हो रहा है कि अब जब राजनांदगांव के 51 वार्डों में ये गाड़ियां देखने को नहीं मिलती है, तो इस गाड़ी के लिए खाना पूर्ति कहाँ हो जा रही है, इसके डीजल की व्यवस्था कहाँ पर हो रही है, लोगों के पेमेंट की व्यवस्था कहाँ पर हो रही है, उनके भत्ते कहाँ पर मिल रहे हैं। सवाल तमाम जगह पर है, अनेकों है। एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि राजनांदगांव में जो आप 51 वार्डों में आप लोग गौ सेवक के लोग घूमते हैं, अधिकतर जगहों में आप लोग कार्रवाई के लिए पहुंचते हैं, आप लोग वहां पशु के इलाज के लिए पहुंचते हैं, आप लोगों को किसी भी प्रकार के शासन के सहयोग नहीं मिलते हैं, तो विभाग को कैसे मिल जाते हैं? विभाग पूरी तरह इसमें चुप बैठा है। विभाग तो कुछ काम करता नहीं है। हमको जैसे कोई सूचना मिलती है तो हम पहले डॉक्टरों को फ़ोन करते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे बस के नहीं, वो डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर स्वयं हमारा नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो ये लापरवाही किसकी है? डॉक्टर की और विभाग की है, क्योंकि अनूप चटर्जी यहाँ डिप्टी डायरेक्टर है। जब उनके पास हम संज्ञान में देने गए संस्थाओं के साथ, जब हम गए तो उनका कहना था कि जो मेरे नीचे के लोग हैं जो डॉक्टर है वो मेरी नहीं सुनते। ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जब विभाग के अधिकारी ही इस प्रकार के बातें कहने लगे तो आखिरकार लोग कहाँ जाए, संगठन कहाँ जाए, आम जनता कहाँ जाए। जबकि सबसे बड़ी बात तो ये है, पशु जो कि खुद किसी को अपनी तकलीफ, अपनी समस्या बता नहीं सकते हैं। अब इस विषय को लेकर के जो चिकित्सा विभाग के, जो पशु विभाग के अधिकारी है, उनका क्या कुछ कहना रहता है? गौ सेवक लोगों का कहना जायज़ है, मैं सहमत हूँ इससे कि इन लोगों को जितनी सेवाएं पशु चिकित्सालय से मिलनी चाहिए थी वो सेवाएं उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए मैं रेगुलर पशु चिकित्सालय में जाके बैठक लेता हूँ। इसके पहले भी लोग आए थे तो मैंने काफ़ी आदेश भी निकाला है कि जो है समय से अस्पताल खुले और जो गौ सेवक लोग हैं जो अगर किसी स्वार्थ के मुँह पशुओं की सेवा करते हैं तो उनको कुछ प्रकार की आवश्यकता तो ज़रूर से उनको वो सहयोग करें। इसके लिए मैं रेगुलर उनकी बैठक लेता हूँ, रेगुलर उनको समझाता हूँ। लेकिन अभी कुछ गौ सेवक लोग आए थे, उनका कहना है कि सर हम जितना उम्मीद किए थे उतना हमको सहयोग वहाँ से नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने इनको बोला है कि मैं फिर से एक बैठक और लूँगा इनकी और इनको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि भाई ऐसी शिकायत, क्योंकि वहाँ पर 2 लेडी डॉक्टर हैं और एक जेंट्स डॉक्टर है, डॉक्टर तरुण रामटेके, डॉक्टर अनुप्रिया चंद्राकर, डॉक्टर स्मिता सिंह। गौ सेवकों का कहना यह है कि तरुण रामटेके तो अच्छा काम कर रहा है, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो दो महिला डॉक्टर हैं वो न समय पे आती है, न बुलाने पर वो हमको सहयोग भी करती है करके। तो इसके लिए इनकी बातों को मैं अपने संज्ञान में लूँगा और ये 3-4 डॉक्टर को मैं फिर बुला के उनको ये सब पूरी जानकारी बताऊंगा कि ऐसा ऐसा फिर से शिकायत हुई है और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको उच्च अधिकारियों को भी, इस विषय को उच्च अधिकारियों को संज्ञान में भी ले आऊँगा। मैं मोबाइल वेटनरी वैन अलग चीज़ है, वो ब्लॉक में चलती है जो मोबाइल वेटनरी वैन, और वो जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो आउटब्रेक वगैरह अटेंड करती हैं, है ना, आउटब्रेक अटेंड करती है और मोबाइल वेटनरी वैन को कंट्रोल करती है वही पूरी। क्या लगता है सर, इसमें जो जिम्मेदार रहेंगे, जो अपने कार्य से निरंतर पीछे हट रहे हैं, क्या उनके निलंबन के लिए विभाग काम करेगी? नहीं, उन पर कार्रवाई तो की जाएगी। अगर ये स्टेप से शिकायतें अगर आती रहेगी तो उस पर अभी अगर गौ सेवा वाले हमको लिखित में कोई ऐसा शिकायत देते हैं तो हम उस पर उच्च अधिकारी को भेज के हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इनका अगर कोई लिखित में ऐसा, लिखित में अभी वर्बल मुँह से इन लोगों ने बोला है, लिखित में अगर ये देते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। सर, आपका भी कहना है कि आपके ही विभाग के लोग आपकी नहीं सुनते, इस पर क्या? हाँ, नहीं, भाई अगर इनकी शिकायत लिखित में आती है कि हमको सेवाएं नहीं दे रहे हैं इन लोग तो आपका भी कहना था कि आपके ही विभाग के लोग आपकी नहीं सुनते। हाँ, तो नहीं, उन पे कार्रवाई करेंगे, उन पे कार्रवाई उच्च अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा, उन पे कार्रवाई होगी। बस सिर्फ ये प्रॉब्लम है जिला पशु चिकित्सालय राजनांदगांव में, बाकी पूरे जिले में किसी पशु चिकित्सालय में ऐसी शिकायत नहीं आती, सिर्फ आ रहा है पशु चिकित्सालय राजनांदगांव में शिकायत, बाकी पूरे जिले हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसमें सुधार आ जाए। आपातकालीन की 50वीं वर्षगांठ पर खैरागढ़ स्थित जिला भाजपा कार्यालय में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में लोकसभा सांसद संतोष पांडे उपस्थित रहे।
सांसद संतोष पांडे ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया है और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस संविधान की प्रति लेकर घूम रही है और भाजपा पर संविधान खत्म करने का आरोप लगा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि संविधान की सबसे बड़ी अवहेलना कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का भी जिक्र करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था और आपातकाल वास्तव में इंदिरा जी अशांत थे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के विरोध में डिसीजन आया था न्यायालय से और उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया था। बिहार में आंदोलन चरम पर थी। गुजरात में कांग्रेस पार्टी हार चुकी थी। व्याकुल हो चुकी थी इंदिरा गांधी कि मैं जो 20 दिन का समय दिया गया है मैं क्या करूं। 20 दिन के अंदर ही उन्होंने आपातकाल की घोषणा की और उस पाप में तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से लेकर के उनके मंत्रिमंडल के सारे लोग शामिल हैं और उस पाप का जितना भी वे प्रायश्चित करना चाहे उसकी प्रायश्चित नहीं हो सकती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में 25 और 26 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव स्थित जिला भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासना ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आपातकाल के उस दौर को याद किया है। प्रेस वार्ता के दौरान सच्चिदानंद उपासना ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार मिशाबंदियों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत आगामी 26 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास पर मिशाबंदियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपातकाल के दौरान जेल गए सभी लोकतंत्र सेनानियों को आमंत्रित किया गया है। उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से एक आदेश जारी करा के अध्यादेश के माध्यम से देश में आपातकाल लगाकर सर्वप्रथम मीडिया की सारी आज़ादी छीन ली गई, मीडिया की लाइनें काट दी गई और रातों रात लाखों नेताओं को, विपक्ष के नेता चाहे अडवाणी जी हो, अटल जी हो, लाल राजमाता सिंधिया हो, सभी को गिरफ्तार करके जेल की शिक्षों में डाल दिया गया। रातों रात पूरे देश को जेल बना दिया गया इस प्रकार का, और पूरा देश जो है एक जेल में तब्दील हो गया। उस 50वें वर्ष में जो 21 महीनों तक यातनाएं लाखों परिवारों ने झेली, उसका वर्णन देश की जनता को हमेशा पता हो। किस प्रकार से एक आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, किस प्रकार से आज़ादी की दूसरी लड़ाई में उससे भी ज्यादा जघन्य अपराध किए गए थे। जेलों में मारा पीटा गया, बाहर मारा पीटा गया और जाने ली गई। इस प्रकार से अनेक लोग मृत्युकारित हुए। उस कालखंड को और याद रखने के लिए और आपातकाल काला दिवस के रूप में कल 2 दिन 25 और 26 को छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की समितियां बनी हैं। राजनांदगांव शहर के गायत्री स्कूल परिसर में यंग इंडियंस दुर्ग चैप्टर के द्वारा यंग इंडिया पार्लियामेंट का सफल आयोजन किया गया है। इस विशेष कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को भारत की संसदीय प्रणाली, विशेषकर लोकसभा की कार्यप्रणाली से परिचित कराना था। इस अवसर पर पूर्व सांसद अभिषेक सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए लोकसभा में अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि कैसे युवा सोच और ऊर्जा देश के भविष्य को एक नई दिशा देती है। यंग इंडियंस पार्लियामेंट का आयोजन है। इससे हम बच्चों को वो एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं जो एक्चुअल पार्लियामेंट में आपके एमएलएज, नेता सारे जो एक आर्ग्यूमेंट होता है, ऑपोजिशन होता है, लीडरशिप होती है, वो एक स्किल्स डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ ये कोशिश है कि बच्चे उस माहौल को जो भूल गए, पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, पॉलिटिक्स नहीं समझना है, वो एक एक्सपीरियंस लें ताकि जो आज का जनरेशन सोचता है वो सोच शायद थोड़ी सी छुप जाती है पॉलिटिक्स में। तो हम इस एक्सपीरियंस ये चाहते हैं कि बच्चे वो सोच को आगे ले जाएं और जब ये आगे लेवल्स पे जाता है तो ये सोच शायद पार्लियामेंट तक पहुंचे। और एक बहुत अच्छा आयोजन, यंग इंडिया की पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि
एक इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, प्रदेश के स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कराया है। यंग पार्लियामेंटेरियन के रूप में बैठना और देश के अलग अलग भूभागों के मुद्दों को समझकर उन विषयों को सार्थक तरीके से, मजबूत तरीके से प्रस्तुत करना, ये जीवन भर के लिए उनका एक बड़ी मेमोरी है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी राजनांदगांव में गायत्री स्कूल के इस परिसर में हुई है, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं गायत्री स्कूल का, यंग इंडियन की पूरी टीम का और राजनांदगांव में इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हर स्कूल के विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। यह परीक्षा 2 चरण में आयोजित की जा रही है, जिसमें पहला चरण 24 जून से 27 जून तक चलेगा। इस चरण की मेरिट सूची 30 जून को जारी की जाएगी। पहले चरण में चयन से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को 12 से 18 जुलाई के बीच आयोजित होने वाले दूसरे चरण की परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। वहीं दोनों चरणों की परीक्षाओं के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। इस वर्ष विश्वविद्यालय ने छात्र संख्या में 20% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं कुलपति ने इस दिशा में विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ ये 24 से 27 जून में एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो ये जबकि हमारी परफॉर्मिंग आर्ट का विश्वविद्यालय है, तो इसलिए हम लोग परफॉर्म करके और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं साथ में बैठे हुए उनको एवेल्युएट करते हैं और उनको तर्कसंगत लगता है तो उनका एडमिशन हर एग्जाम के लिए अलग अलग विभाग के बार के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो संगीत का डिपार्टमेंट है सबसे भीड़ यहाँ पे रहती है और हम लोगों ने नंबर ऑफ सीट जो है पिछले वर्ष दफा में 20% बढ़ाया हुआ है। इसके बाद में फाइन आर्ट्स का आता है, जहाँ पे पेंटिंग, चित्रकारी और इस सब के विषय में पढ़ाए जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे भी आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग जो विद्यार्थी आता है या अप्लाई करता है, एप्लीकेंट को हम लोग ये स्वर, ताल, तो इस ढंग से उनकी क्या इंटरेस्ट है उनका और उनमें क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस आधार पर वहाँ पे मेरिट के आधार पर चयन करते हैं। क्योंकि फॉर्म्स बहुत ज्यादा आते हैं और अपेक्षाकृत उतना हम ले नहीं सकते पूरे लोग, तो उसमें संख्या कम हो जाती है, तो मेरिट के आधार पर हम लोग चुनते हैं। एक पहले लिस्ट जारी होगी, फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये पहला फेज चल रहा है। दूसरा फेज जो है वो जुलाई में है। जुलाई में एक मौका और मिलेगा जी, जिसमें फिर इनको हम दोबारा और जो लोग बाकी होंगे उनको और इस लिस्ट में जो नहीं आ पाई उनको फिर से आने का मौका मिलेगा। फिर ओवरऑल एक लिस्ट बनती है मेरिट के आधार पे कि हम किन लोगों को मौका दे रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।